डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पे हमने ये स्मॉल मास निकालना है और ये पुट करना है। कैसे निकाल लेंगे? हम ऐसे मान लेंगे कि ये रोड है स्मॉल पार्ट से मिलके बनी है, ऐसे ऐसे स्मॉल पार्ट से। ऐसा ही स्मॉल पार्ट हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक स्मॉल पार्ट है जिसकी लेंथ या फिर थिकनेस dx है। ठीक है, तो इसके अंदर लेंथ है तो हम मास पर यूनिट लेंथ लेंगे, मास पर यूनिट लेंथ। ये हो गया मास, टोटल मास है, और टोटल लेंथ कितनी है l, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब इस रोड की यूनिट लेंथ का मास इतना है। यूनिट का मतलब 1 होता है, यूनिट का मतलब 1। तो मास पर यूनिट लेंथ का मास इतना है, तो इतनी लेंथ का तो मास ज्यादा होगा, तो इतनी लेंथ का मास, इतनी लेंथ का मास ज्यादा होगा तो इस लेंथ की से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये यूनिट लेंथ का मास है, मास पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ का मास इतना है, इतनी लेंथ का ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए इसकी से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसकी से मल्टीप्लाई कर दी तो इसका मास आ गया। इसके मास को हम डीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल मास। ठीक है, इस डीएम की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो इस डीएम की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/m x, डीएम की वैल्यू m/l dx। बस ये ध्यान रखना, जिस स्टूडेंट को ये समझ आ गया ना, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। रोड के अंदर लेंथ होती है, इसका एरिया नेग्लिजिबल है, वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। अगर लेंथ है तो मास पर यूनिट लेंथ लेंगे। मान लो इस पेज का सेंटर ऑफ मास निकालना हो, इस पेज का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो इसमें होता है एरिया। क्योंकि इसमें लेंथ तो इधर भी है, लेंथ इधर भी है, तो लेंथ नहीं लेनी, ज्यादा वो लेनी है, तो एरिया नेग्लिजिबल नहीं है तो एरिया लेंगे, मास पर यूनिट एरिया। तो मान लो इस पूरी नोटबुक का निकालना हो, तो पूरी नोटबुक में तो थिकनेस भी आ गई तो वॉल्यूम भी आ गई, तो वहां पे लेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन ये तो रोड है, रोड है तो इसकी वॉल्यूम और एरिया नेग्लिजिबल है, लेंथ ज्यादा है तो मास पर यूनिट लेंथ लेंगे रोड के अंदर। यूनिट लेंथ का मास इतना है तो इतनी लेंथ का कितना ज्यादा, तो इसकी से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका मास आ गया इतना, है ना। इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मास यहाँ पे पुट करो। चलो पुट कर दिया हमने, इसके अंदर ये पुट कर दिया। जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, तो m से m कैंसिल, l बार निकाल लो तो l बार आ गया। क्या बच गया? x, ये बच गया dx। अब इसकी लिमिट भी ले लो, ये dx है ना, ये कहां से कहां तक वेरी करता है, ये थिकनेस। तो देखो dx तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, छोटे छोटे एलिमेंट बहुत सारे हैं, कहां से कहां तक वेरी करते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो 0 से l तक, 0 से l तक वेरी करते हैं। तो लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से l तक। ठीक है, 1/l, x का इंटीग्रेशन x² 2, लिमिट 0 से l, 0 से l, 1/l एज इट इज। इस 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 को बाहर निकाल लिया, x² बच गया। l की वैल्यू यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करेंगे तो l², 0 यहाँ पे पुट करो नीचे वाली लिमिट, तो 0। l² को 1/12 की इससे मल्टीप्लाई करो, इससे करो, ये 0 होगा, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ गया, l²/12। l से एक l कट गया, l से एक l कट जाएगा तो क्या बच गया? l/2। तो l/2 आ गया हमारा आंसर। l/2 क्या है? l/2 ये है l/2, तो x एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास, तो x एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? l/2 पे। l/2 का मतलब मिड में आएगा, मिडल में। तो ये हमने प्रूव कर दिया। प्रूव करना आ सकता है, फिर सिंपल पूछ सकता है, सिंपल पूछेगा तो हम बता देंगे l/2 पे है सेंटर ऑफ मास, इसकी हाफ लेंथ पे। अगर ये रोड इस तरह की होती, इस तरह की होती, और इसकी लेंथ l होती, तो फिर इसका सेंटर ऑफ मास मिड में नहीं आता। ये मिड है, जिस तरफ ज्यादा मास है ना, तो उस तरफ, तो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उसको भी निकालने के आगे तरीके आगे निकालेंगे हम, कैसे निकालते हैं इस तरह की रोड है तो। अब तक तो हम ये निकाल रहे हैं यूनिफॉर्म थिकनेस है तो कैसे, तो ये तरीका है निकालने का। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह का, सेम तरीके का एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो देखो नेक्स्ट निकालेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फीयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फीयर। क्योंकि स्फीयर है, स्फीयर का तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है, पता है सभी को। हमने हेमिस्फीयर का निकालना है, ये आगे का पोर्शन रिमूव करके आधा रख लो, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। चलो देखते हैं फिर। बनाते हैं डायग्राम।
ये हेमिस्फीयर है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो इसका मतलब मास तो इसका कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, खाली नहीं है बीच में इसके, से कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फॉर्मूला फिर ये लगेगा, एक्ससीएम 1/m एक्स डीएम, ये फॉर्मूला लगेगा, पढ़ लिया था हमने। मैंने बताया था कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो उसके अंदर ये स्मॉल मास पुट करना होता है, फिर आंसर आ जाएगा। क्या है ये स्मॉल मास? हमने जो रोड ली थी उसको मान लिया था छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर लिया था, जो छोटे छोटे पार्ट से मिलके बनी है। अगर रोड थी उसको काटेंगे ना तो छोटे छोटे पार्ट से मिलके बनी है। ऐसे ही अगर हम इस हेमिस्फीयर को काटेंगे तो यहाँ से काटो, यहाँ से काटेंगे, फिर यहाँ से काटेंगे, ये भी छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना है। जैसे यहाँ पे समझा देता हूँ, ये स्फीयर भी ऐसे छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना है, ऐसे छोटे छोटे पार्ट से। अगर इस स्फीयर को यहाँ से काटोगे ना, जैसे इतना काट के इधर कर दो और इतना काट के इधर कर दो, तो बीच में क्या बचेगा? डिस्क बचेगी बीच में। क्रिकेट की सॉलिड बॉल है, क्रिकेट की बॉल मान लो, उस क्रिकेट की बॉल को इधर से काट के इधर कर दो और इधर से काट के इधर कर दो, तो बीच में क्या बचेगा? बीच में डिस्क बचेगी, ऐसी सर्कुलर डिस्क। फिर यहाँ से काट लो इसको, ये वाला पोर्शन, ये भी डिस्क बच गया इसी तरह का, है ना। तो ये हेमिस्फीयर किससे है? डिस्क से मिलके बना है, डिस्क से, स्मॉल डिस्क से मिलके बना है, इस तरह की डिस्क है सर्कुलर पार्ट की। तो हम वही करेंगे कि इसकी रेडियस तो आर है हेमिस्फीयर की, तो ये भी रेडियस की है, ये भी आर ही है। तो ये ओरिजिन मान लिया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक स्मॉल पार्ट कंसीडर कर लिया, क्योंकि ये ऐसी डिस्क से मिलके बनी है ना। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारे डिस्क है, एक छोटी डिस्क लो, फिर थोड़ी बड़ी, फिर थोड़ी बड़ी, इन डिस्क को आपस में ज्वाइन करते जाओ, हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक स्मॉल पार्ट कंसीडर कर लिया जिसकी थिकनेस dx है, जिसकी थिकनेस dx है। और ये स्मॉल पार्ट यहाँ से काट के देखेंगे ना, यहाँ से काट के और बाहर निकाल लो, काट के देखोगे तो इस तरह की डिस्क बनेगी। ये स्मॉल पार्ट है वो इस तरह की डिस्क बनेगी। हमने इतना काटा है, तो इस डिस्क की ये तो थिकनेस है, तो इस डिस्क की जो भी थिकनेस है ना, ये थिकनेस dx है। इस डिस्क की जो भी थिकनेस है वो dx, ठीक है। यहाँ से मैं अगर इसको मिलाऊंगा तो ये तो इस हेमिस्फीयर की रेडियस ही है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और यहाँ से यहाँ पे मिलाओगे तो ये भी रेडियस है, तो ये रेडियस है। इस डिस्टेंस को मैंने y मान लिया, ये डिस्टेंस इसको y मान लिया, ठीक है। चलो फिर सोल्व करते हैं। मैंने ऐसे बताया था, अगर रोड है तो मास पर यूनिट लेंथ लेंगे, और ये पेज है तो मास पर यूनिट एरिया, क्योंकि इसमें एरिया ही है। लेकिन ये तो हमने स्फीयर ले लिया, तो स्फीयर के अंदर तो वॉल्यूम होती है, तो इसमें लेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम। स्फीयर के अंदर क्या लेंगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम। और मास पर यूनिट वॉल्यूम का नाम सुना होगा, डेंसिटी कहते हैं, है ना, डेंसिटी। तो इसके अंदर मास पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे, मतलब यूनिट वॉल्यूम का इतना मास है। मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब इसकी यूनिट वॉल्यूम का इतना मास है, तो इतनी वॉल्यूम का कितना मास होगा, तो इसकी वॉल्यूम निकालते हैं। और इसकी अगर वॉल्यूम निकालोगे ना, वॉल्यूम होती है एरिया इंटू में हाइट, वॉल्यूम होती है एरिया इंटू में हाइट। तो मैंने अगर ये डिस्टेंस अगर y ले लिया ना, ये डिस्टेंस अगर y ले लिया, तो मैंने ये बताया था कि इसको बाहर निकाल के देखोगे तो ये ऐसी बनेगी। तो ये डिस्टेंस अगर y ले लिया, तो इस डिस्क की रेडियस है y, इस डिस्क की रेडियस y है, इसकी रेडियस y। तो जो भी ये डिस्क है इसकी रेडियस y है, तो इस डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। और आर क्या है? ये y है। इस डिस्क की रेडियस कितनी है? y। तो इतना हो गया एरिया, इनटू में हाइट, हाइट का मतलब थिकनेस। तो इसकी थिकनेस बताओ कितनी है? थिकनेस इसकी dx है, तो इसकी हाइट या फिर थिकनेस कितनी है? dx। तो हमने वॉल्यूम निकाल दी, वॉल्यूम वॉल्यूम होती है एरिया इंटू में हाइट। एरिया कितना है? ये सर्कुलर डिस्क है तो पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस कितनी है? ये वाली रेडियस है y, तो पाई वाई स्क्वायर इंटू में थिकनेस dx, वॉल्यूम आ गई इतनी। ये क्या कह रहा है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का इतना मास है तो इतनी वॉल्यूम का तो ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए इसकी से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम का इतना मास है, तीन वॉल्यूम का मास ज्यादा होगा, तो इस वॉल्यूम की इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, रो पाई वाई स्क्वायर और ये dx। तो ये इसका मास आ गया, और इसके मास को हम dm से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके मास को हम dm से रिप्रेजेंट करेंगे। ये dm की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। चलो पुट करते हैं, 1/m x dm की वैल्यू ये पुट कर दो, रो पाई वाई स्क्वायर
dx। इस वाई स्क्वायर की वैल्यू और पुट कर देते हैं, तो देखो यहाँ से पुट कर लेते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर प्लस में इस साइड का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अगर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हो तो एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ, क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस वाई स्क्वायर की जगह इस वाई स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से निकाल लिया, बाकी सारा एज इट इज। अब इसमें कांस्टेंट है वो बाहर निकालो, बाकी का कर दो इंटीग्रेशन, एम कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, रो कांस्टेंट है बाहर आ गया, पाई कांस्टेंट है बाहर आ गया, क्या बच गया अंदर एक्स, ये बच गया और ये बच गया, बाकी बाहर निकाल लिया। एक्स का इससे मल्टीप्लाई कर दो आर स्क्वायर एक्स, एक्स का इससे मल्टीप्लाई कर दो एक्स क्यूब, इतना बच गया, साथ में बच गया dx, इसका करना है इंटीग्रेशन, dx, ये रहा dx, dx की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, dx का मतलब ये थिकनेस, तो ऐसी ऐसी थिकनेस तो यहाँ से यहाँ तक हो सकती है, ऐसी ऐसी बहुत सारे डिस्क है ना इसके अंदर, तो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक क्या है ये तो रेडियस है, हेमिस्फीयर की रेडियस है, तो 0 से r तक, तो लिमिट क्या है 0 से r तक, आ जाएगा अब आंसर। रो पाई बाई एम कांस्टेंट है, कुछ नहीं करना, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, कुछ नहीं करना, एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स की 4, ठीक है, लिमिट पुट कर देते हैं पहले ऊपर वाली और फिर नीचे वाली, तो ये तो एज इट इज रो पाई बाई एम, ये लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे तो आर की स्क्वायर से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर की 4 अपॉन में 2, ये लिमिट यहाँ पे पुट करो तो आर की 4/4, ये लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 हो जाएंगे, तो माइनस में 0, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आर की 4 कॉमन ले लो, यहाँ से बाहर निकाल लो, रो पाई अपॉन में एम, आर की 4 बाहर आ गया है ना, क्या बच गया 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4, रो पाई आर की पावर 4 एम, इसको अगर सोल्व करोगे 1/2 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/4 आएगा, है ना, सोल्व करके देखना ये आएगा। इस फॉर्मूले के अंदर अब रो की वैल्यू पुट कर देते हैं, रो इंटीग्रेशन हो गया हमारा, सारा रिजल्ट आ गया, बस रो की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है रो, ये रहा मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम किसकी है, ये मास किसका है इस हेमिस्फीयर का, ये वॉल्यूम किसकी है इस हेमिस्फीयर की, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम, पूरे स्फीयर की वॉल्यूम तो 4/3πr³ होती है, हेमिस्फीयर की उससे आधी हो जाएगी। चलो फिर पुट कर देते हैं, डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है 4/3πr³, ये तो पूरे स्फीयर की है, हेमिस्फीयर की लेंगे तो हाफ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी, पाई आर की पावर 4, नीचे एम 1/4 भी है तो 1/4 भी है, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एम से एम कैंसिल, हो गया कैंसिल, आर की 3 कैंसिल, है ना, एक आर बच जाएगा, तो आर की थ्री कैंसिल, एक आर बच गया, तो ऊपर बच गया आर, ऊपर बच गया आर, नीचे क्या बच गया 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, नीचे 16, है ना, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे नीचे 16, और इनके भी नीचे 6 है, इनके भी नीचे 6 ऊपर चला गया, तो 6 ऊपर चला गया, 2 से काट दो, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे तो 8, और ये आर, 3 को 8 से डिवाइड करोगे तो 0.3 कुछ आएगा, 0.3 कुछ आ रही इतना आएगा, तो इसको डिवाइड करके लिखना नहीं है, वैसे वैसे बता रहा हूँ, जहां पर क्वेश्चन आएंगे ना तो मोस्टली ये लिखा होता है, क्या लिखा है, ये क्या निकाल दिया हमने, ये देखो हमने ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, इस हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास निकाल दिया एक्स एक्सिस पे, तो सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे कितना है 0.3 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो रेडियस अगर ये रेडियस अगर r है तो 0.3 तो यहीं कहीं पे आएगा, 0.5 तो बीच में आएगा ना, बिल्कुल बीच में 0.5 तो बीच में आएगा, तो बीच से भी थोड़ा इधर है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करता है 0.3 टाइम्स ऑफ r, ठीक है, तो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास निकाल दिया, बिल्कुल आसान है, बस ये निकालना होता है कि हमने यहाँ से x डिस्टेंस पे जो भी छोटा पोर्शन कंसीडर किया ना जिसकी थिकनेस dx है, इसका मास कितना है,
ये सॉलिड है, इसमें मास पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे। अगर यूनिट वॉल्यूम का मास इतना है तो इसकी वॉल्यूम का मास कितना है, और इसकी वॉल्यूम कैसे निकालें। ये तो इस तरह की डिस्क है, तो डिस्क की वॉल्यूम एरिया इंटू में थिकनेस या फिर हाइट, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू में हाइट थिकनेस है, तो इसकी वॉल्यूम ये आ गई। तो यूनिट वॉल्यूम का मास इतना, तो इतनी वॉल्यूम का ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सारा मास आ गया। बस ये मास यहाँ पे पुट कर दिया हमने, यहाँ पे पुट करके वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू, और फिर बस इंटीग्रेशन किया, मैंने कुछ नहीं किया। इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आया उसमें लास्ट में रो की वैल्यू पुट कर दी, ये था रो मास वॉल्यूम। अगर इसकी जगह कंप्लीट स्फीयर दे रखा होता तो कंप्लीट स्फीयर का मास लेते, कंप्लीट स्फीयर की वॉल्यूम लेते, ये हेमिस्फीयर दे रखा तो आधे स्फीयर का मास और आधे स्फीयर की वॉल्यूम, तो इसका मास इसने m ही दे रखा है, m दे रखा है, तो m/2 नहीं लेंगे। m/2 तो तब लेते जब ये क्वेश्चन में दे दिखा देता कि पूरे स्फीयर का मास m है, तो फिर आधे का m/2 लेते, तो इसने हेमिस्फीयर का मास m दे रखा है और इसकी रेडियस दे रखी है, रेडियस के हिसाब से इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। कुछ भी पूछना हो तो बताओ, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कुछ पूछना हो तो। चलो फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। कितने स्टूडेंट एक्टिव बैठे हैं अब तक। फिजिक्स में मैथ आना जरूरी है, इसलिए स्टार्टिंग में हमने मैथमेटिकल टूल पढ़ा था, तो ये नहीं सोचना कि ये मैं क्या करवा रहा हूँ। साइंस साइड पढ़ोगे तो तुमने सोचा था कि मेडिकल ले लेते हैं, लेकिन ये फिजिक्स साथ में इसलिए दी है कि साइंस साइड का मतलब है कि इतना मैथ तो आना चाहिए, इसलिए फिजिक्स के अंदर मैथ डाला है सारा सब कुछ, इतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। नहीं तो पीछे हमने जो एक स्पेस के अंदर भेजा था स्पेस क्राफ्ट पिछली बार, वो बीच में उसके कनेक्शन लॉस हो गए थे, वो सारा मिशन फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था, सिर्फ इसी वजह से। क्या वजह थी, उसकी जो कैलकुलेशन कर रखी थी ना, कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेशन, जो भी हमने ऊपर रॉकेट की हेल्प से ऊपर भेजा था, जो भी इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर फ्यूल था, उसके अंदर फ्यूल था, है ना, वो फ्यूल बर्न होगा तो ऊपर लेके जाएगा। उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट थे बहुत सारे, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट थे कि इतने टाइम तक वो चक्कर काटेगा ऊपर जाके, चक्कर काटने के बाद धीरे धीरे नीचे जाके स्पेस में जाके और फिर रुकेगा नीचे, टच हो जाएगा सरफेस के साथ जहाँ पे भेजना था। उसमें फ्यूल था, वो फ्यूल उतना ही होना चाहिए कि मान लो हमने यहाँ पे भेजना है तो यहाँ से यहाँ तक चला जाए तो फ्यूल खत्म हो जाए, अगर यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद वो फ्यूल खत्म नहीं होगा तो और भी ऊपर जा सकता है, फिर तो जहाँ पे छोड़ना था वहां पे नहीं जाएगा। तो ये सारी कैलकुलेशन करके भेजनी है कि 1 सेकंड के हिसाब से उसका फ्यूल बर्न हो रहा है, तो वहां से वहां तक कितना टाइम लगेगा, उतने टाइम में कितना फ्यूल बर्न होगा, तो उसी हिसाब से उसमें फ्यूल डाला था। उसके बाद वो फ्यूल धीरे धीरे कम हो रहा था, तो धीरे धीरे करके उसकी सरफेस पे टच होगा, सरफेस पे टच होगा तो कितनी वेलोसिटी के साथ टच होगी, वो टूटे ना, कितनी वेलोसिटी के साथ सरफेस पे गिरेगी, वो टेढ़ा ना गिरे, ये सारी कैलकुलेशन करके सारी फिर भेजना पड़ता है। तो इसलिए सारी ये कैलकुलेशन इस तरह की करवा रहे हैं। कुछ बच्चे सोचेंगे कहाँ पे काम आएंगे, सीधा फॉर्मूला बता दो, सीधा फॉर्मूला बताएंगे, तुम्हें कैलकुलेशन करनी नहीं आएंगी। तो इसलिए ये एक बार पढ़ते तब हार्ड लगती है, बार बार इन्हीं चीजों को पढ़ते हैं तो ये चीजें आसान हो जाती है बिल्कुल। और तुम्हें तो हम वो चीजें करवा रहे हैं जो ऑलरेडी पहले से है, हम कोई नई चीज तो डिस्कवर कर नहीं रहे। न्यूटन था, आइंस्टीन था, ये तो साइंटिस्ट, इन्होंने तो सारी चीजें नई डिस्कवर की थी जो पहले से धरती पे थी ही नहीं, किसी बुक के अंदर कहीं पे भी नहीं थी। और हम आपको तो सारी चीजें वो बता रहे जो सारी चीजें पहले से बनी बनाई है, बस देख के याद करना है ना। तो कुछ भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। हम जो भी मेहनत कर रहे हैं वो उन साइंटिस्ट के कंपैरिजन में बिल्कुल नेग्लिजिबल है हमारी मेहनत है। इसका मतलब जो पढ़ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ पढ़ना है और बिल्कुल आसान है सारा। चलो देखो फिर लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज का। बुक के अंदर एक एग्जांपल है, बुक में थोड़ा लेंथी तरीके से कर रखा है, मैं शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, और कोई भी क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से करना है, बहुत कम टाइम लगेगा। बुक में ये दे रखा है कि एक सर्कुलर डिस्क है, इस डिस्क का डायमीटर दे रखा है, डायमीटर, तो मैं ऊपर बना देता हूँ डायमीटर, एग्जाम्पल है बुक में, डायमीटर 56 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर कह रहा है इस डिस्क में से एक छोटा पार्ट, सर्कुलर पार्ट काट लिया, सर्कुलर पार्ट काट लिया, तो अब ये डिस्क इतनी बच गई, है ना, बीच से ये पोर्शन रिमूव कर दिया, और जो भी पोर्शन रिमूव किया है ना, इसका डायमीटर 42 सेंटीमीटर है,
42 सेंटीमीटर इतना है। तो जो ये पोर्शन बच गया ना, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। जो पोर्शन बच गया इसका सेंटर ऑफ मास, तो किस तरीके से निकालेंगे? देखो, ये पूरी डिस्क थी, इसमें से कुछ पार्ट रिमूव कर दिया, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ये एक सर्कुलर, ये एक स्क्वायर टाइप की डिस्क है, इसमें से यहाँ से एक पोर्शन रिमूव कर दिया तो इतना बच गया, है ना? तो कुछ पोर्शन रिमूव कर देंगे, तो बचे हुए का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ वो लगाना है। तो इसका फॉर्मूला ये लगेगा, A1 R1, या फिर एक्स एक्सिस पे आएगा ना तो एक्स वाला ले लो, A1 X1 माइनस A2 X2 A2 X2 अपॉन में A1 माइनस A2, इस तरह से लगेगा। चलो देखो, इसमें ये A1 X1 है, A2 क्या है, बस ये चीजें पता होनी चाहिए, इसमें से देख के लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो तो पहले देख लेते हैं, ये पूरी डिस्क थी, इसका डायमीटर 56 है, तो इसकी रेडियस, तो 28 आ जाएगी, तो इसकी रेडियस 28। मैं इस पूरी बॉडी की बात कर रहा हूँ, पूरी बॉडी का सेंटर यहाँ पे है, तो इसकी रेडियस होगी 28। जो पार्ट रिमूव किया है इसका डायमीटर 42 है, तो इसकी रेडियस आ जाएगी 21। तो इसका सेंटर ये हो गया, रिमूव पार्ट का सेंटर ये है, इसकी रेडियस कितनी, 21। ठीक है, ठीक है। तो अब देख लो, ये क्या है, A1 है ना, A1 तो हो ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल का मतलब पूरा टोटल एरिया। A2 क्या है, जो पार्ट रिमूव कर दिया ना इसका एरिया, क्या है, एरिया ऑफ ए रिमूव्ड पार्ट, रिमूव्ड पार्ट, इसका एरिया है। X1 क्या है, X1 है, कोऑर्डिनेट है, किसके कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन के, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन जो ओरिजिनल पार्ट था ना, उसके सेंटर को हम ओरिजिन मानेंगे, जो ओरिजिनल डिस्क थी इसके सेंटर को ओरिजिन मान लो, ये ओरिजिन लिखना था ना, इसके सेंटर को ओरिजिन मानेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 ही होने, X1 की वैल्यू हमेशा 0 0 ही आएगी, क्योंकि X1 क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, और ओरिजिन हमेशा हम जो पूरा बड़ा पार्ट है उसको मानेंगे ये ओरिजिन है, तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 लेंगे हमेशा। X2 क्या है, X2 ये डिस्टेंस है, इन दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस है X2, पूरी बॉडी का सेंटर, और रिमूव किया था ना पार्ट, इसका सेंटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है X2। बस, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, बिल्कुल आसान है। चलो पुट करते हैं, ये सेंटर ऑफ मास निकालना ना, तो चलो देखो फिर, A1, A1 का मतलब पूरे का एरिया, पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर, और पूरे की रेडियस तो 28 है ना, 28, क्योंकि डायमीटर 56 था, रेडियस 28, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। x1 तो 0 0 लेने हैं, तो 0 वैल्यू आएगी, तो x1 की वैल्यू 0, तो ये तो हमेशा 0 ही होना है। ठीक है, माइनस A2, रिमूव्ड पार्ट का एरिया, रिमूव्ड पार्ट भी सर्कुलर है, तो पाई आर स्क्वायर, तो इसकी रेडियस तो 21 है, तो 21 का स्क्वायर, तो A2 आ गया। x2, x2 तो मैंने बताया था इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो देखो ये पूरा तो 28 है, और ये 21 है, तो कितना बच गया, 7 बच गया ना, 7, तो ये पूरा 28 है, ये 21 है, तो 7 बच गया, तो 7, x2 की वैल्यू लिख ली। A1 माइनस A2, ए तो पूरे का एरिया है, A1 तो पाई आर स्क्वायर, उसकी रेडियस 28 है, और ये रिमूव्ड पार्ट का एरिया, रिमूव्ड की रेडियस 21 है, 21 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये तो 0 हो जाना है ना, ये तो इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और इसका मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस का मतलब अगर आंसर में माइनस आएगा तो ये माइनस नहीं लेंगे, तो ये तो 0 हो गया, ये माइनस आ गया, तो आंसर में माइनस नहीं लेना, मॉडुलस लेना हमने। यहाँ से पाई कॉमन लो, यहाँ से पाई कॉमन लेके इससे काट दो, ये तो हो गया 0, ये बच गया सारा, पाई कॉमन लेके इससे काट दो, तो पाई कट गया, क्या बच गया, 21 का स्क्वायर इंटू में 7, 21 का स्क्वायर इंटू में 7, इतना बच गया ऊपर, पाई कॉमन ले लिया था तो 28 का स्क्वायर, यहाँ पे 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, इतना बच गया, बस इसको सोल्व करना, आंसर आ जाएगा।
इसको क्या लिख सकते हो, 21 इंटू में 21 इंटू में 7, है ना, 21 का स्क्वायर था। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको ए प्लस बी करेंगे तो दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 49। इसको ए माइनस बी करोगे तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो तो आएगा 7, इतना आ गया। तो ए प्लस बी इतना आ गया, ए माइनस बी इतना आ गया, 7 से 7 कट गया। फिर 7 से काट लो, 7 से इसको काटेंगे तो 7 आ गया, इसको काटेंगे तो 3 आ गया, 7 से इसको काटोगे तो फिर दोबारा 3 आ गया, इसकी से मल्टीप्लाई कर दो, 9 आ गया ये। तो 9 सेंटीमीटर आंसर आ गया, क्योंकि ये सारा सेंटीमीटर में था, है ना, सेंटीमीटर में लिया हमने। तो किसी भी बॉडी में से कोई पार्ट रिमूव कर देंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा a1x1, और इसकी वैल्यू तो हमेशा 0 आएगी, क्योंकि x1 है वो हमने ओरिजिन पे लेना है, माइनस में a2x2 अपॉन में a1 माइनस a2। a1 है ओरिजिनल एरिया, a2 है रिमूव पार्ट का एरिया, ये हमेशा 0 लेना ही है ओरिजिन। और x2 क्या है, जो ओरिजिनल एरिया है उसका सेंटर, रिमूव पार्ट है उसका सेंटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो x2 है। बस इस डायग्राम में से देख के वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आज यही करवाएंगे जो मैंने समझाया है। ये साफ साफ मैंने एक अलग पेज पे कर रखा है क्वेश्चन एज इट इज इसी तरह से, तो इसका पीडीएफ बना के भेज दूंगा, ये सारे नोट करने हैं। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जो नहीं आएंगे वो मेरे पास भेज देना। ठीक है, इसमें से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो।